वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे जो हमारे पिछले क्लास में छूट गए थे। हमने लास्ट क्लास में 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर लिए थे और उसके बाद के जो 6 प्रिंसिपल हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें है प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, देन मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड देन डुअल एस्पेक्ट डुअलिटी प्रिंसिपल, देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, देन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और देन वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हम बिजनेस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नहीं लिख सकते। हमें एक्सपेक्टेड लॉस तो लिखा जा सकता है हमारे द्वारा, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नहीं लिखा जा सकता। तो जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप भी जब एग्ज़ाम देते हो स्कूल में, तो आप एक मार्क्स सपोज करते हो कि शायद हमारे इतने नंबर आ जाएं, तो या तो मार्क्स उससे ज़्यादा आ जाते हैं या उससे कम आ जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसी बात है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कंपनी सपोज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्लियरली ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सपोज तो कर रहे हो, लेकिन उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप मत लिखना। क्यों? क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उतना ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसमें श्योरिटी नहीं है। फ्यूचर इज़ वेरी मच अनसर्टेन। लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस को आप लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, कंपनी ने मार्केट में 10 लाख रुपए का उधार बेचा हुआ है, क्रेडिट में सेल करा हुआ है, 10 लाख के मार्केट में डेटर हैं, जिसमें से कुछ डेटर ऐसे हैं जो कि इंसॉल्वेंट हो गए हैं। सपोज करो वो पैसे नहीं दे सकते और कंपनी को ये बात पता लगे इंटरनल सोर्सेज के कि लाख रुपए के ऐसे डेटर हैं 1 लाख रुपीस के जो कि पैसे नहीं देंगे, तो कंपनी उसे सपोज करके लिख सकती है और अकाउंटिंग में दिखा सकती है कि हमारे 1 लाख रुपीस के जो डेटर हैं वो पैसे नहीं देंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को तो आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस को आप लिख सकते हो बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्लियरली ये बात बोली गई है। तो ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको यही बात हमेशा समझना है कि बिजनेस कभी भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को नहीं लिखता है और एक्सपेक्टेड लॉस को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करता है। इसी वजह से देखो कंजर्वेटिज्म का नाम दिया गया यहाँ पे कि बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिज्म है, किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसमें यह बात बोला जाता है कि ईयर ऑफ रेवेन्यू और ईयर ऑफ एक्सपेंस मैच होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर ईयर ऑफ एक्सपेंस जो है हमारा 2019 और 2020 के बीच का है, यानी कि मैंने सपोज करो ये जो डेट लिया है 1 अप्रैल और ये 31 मार्च, यानी कि ये जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस है वो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच के हैं, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। यानी ये अकाउंटिंग पीरियड है। जैसे हमारे स्कूल का भी चलता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो ऐसे ही ये अकाउंटिंग पीरियड है। तो ये बताता है कि जो एक्सपेंस और जो रेवेन्यू है वो इसी अकाउंटिंग पीरियड के बीच के होने चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसा रेवेन्यू है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो फिर उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जितना नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा वो घटा देंगे। या मान लो कोई एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो उसको भी हम घटा देंगे, हम करंट ईयर वाला लेंगे। सपोज करो कंपनी ने 20,000 ये पेन खरीदे हैं, 20,000 पेन खरीदे हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से कंपनी ने 10,000 पेन तो बेच दिए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और 10,000 अभी रह गए जो नहीं बिके। तो अब कंपनी जो है इस पर्टिकुलर ईयर में जो एक्सपेंस कितना लेगी पेन का, 10,000 का लेगी या 20,000 का लेगी? ऑब्वियसली 10,000 पेन का लेगी। क्यों? क्योंकि 10,000 ही पेन बिके हैं, 10,000 तो अभी लेफ्ट हैं, वो तो अभी बचे हुए कंपनी के पास, वो नेक्स्ट ईयर चले गए। तो इस प्रिंसिपल के कहने का ओवरऑल यही मतलब है स्टूडेंट्स के करंट ईयर से, जिस ईयर में आप अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो उसी ईयर से रिलेटेड खर्चे और एक्सपेंस होने चाहिए। अगर उनमें से इनकम या एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो जितना भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो घटा दो, या इनकम या एक्सपेंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो जितना भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो घटा दो आप। तो मैचिंग प्रिंसिपल यही बात कहता है। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस
whereby firm recognize revenue and their related expenses in the same accounting period। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईयर ऑफ रेवेन्यू और ईयर ऑफ एक्सपेंस दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यानी जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे तो सेम अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस और सेम अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू आप लोगे और देन उससे प्रॉफिट आएगा कंपनी का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। सपोज करो कि मैंने ये शॉपकीपर से मार्कर खरीदा, तो मार्कर मेरे पास से आया और दूसरा मेरे पास से पैसा गया, तो दो इंपैक्ट हो गया। अब सपोज करो कि मैं कहता कि नहीं मेरे पास तो मार्कर आया लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो उधर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो यही बताना चाहता है कि आप पैसा दोगे तो पैसा तो जा रहा है और मार्कर आ रहा है, और अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो मार्कर आ रहा है और उधर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होते ही हैं। तो देखो यहां पे लिखा है एवरी ट्रांजेक्शन entered into by an enterprise has two aspects, a debit and a credit of equal amount। इक्वल अमाउंट यानी कि अगर मैंने 20 रुपीज़ का मार्कर खरीदा है तो 20 रुपीज़ का मार्कर तो आया मेरे पास और 20 रुपीज़ ही गए, तो इक्वल अमाउंट के गए। अब बात आती है यहाँ पर बोल रहा है डेबिट और क्रेडिट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं तो आप आगे पढ़ोगे टी शेप अकाउंट, एक टी शेप अकाउंट पढ़ोगे स्टूडेंट्स आप लोग। तो ये टी शेप अकाउंट है, इसमें ये वाली जो साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली ये आपकी डेबिट हो गई और राइट वाली जो है ये क्रेडिट हो गई। तो इस टी शेप अकाउंट के ही लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है, इसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप यही समझो कि जो भी डुअल एस्पेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, वो भी इक्वल अमाउंट के। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चे। कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में हम किसी एसेट की वैल्यू जो लिख रहे हैं तो हम वही वैल्यू लिखेंगे जब हमने उस एसेट को एक्वायर किया था और जितने का बिल था। यानी अगर मान लो 10 साल पहले हमने कोई एसेट खरीदी थी और उसकी जो एक्वायर की वैल्यू जो उस टाइम थी, अगर आज अकाउंटिंग बना रहे हैं तो उस टाइम पे जो बिल पर वैल्यू लिखी हुई है और जो 10 साल पहले जो उसकी कीमत थी वही आज भी हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एविडेंस में तो वही चीज लिखा हुआ है। तो ये यही बात बोलता है। देखो एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जैसे मैंने कहा मान लो कि कंपनी ने 20 साल पहले यानी किसी ने 20 साल पहले एक कार खरीदी थी, 5 लाख रुपए की कार खरीदी थी और उसमें कुछ एक्सपेंसेस किए थे 50,000 रुपीज, तो टोटल कार कितने की बैठी 5,50,000 रुपए की, और ये एविडेंस उसके पास है और वो आज अकाउंटिंग बना रहा है तो वो 5,50,000 ही लिख देगा। तो जो भी वैल्यू एक्वायर के टाइम की होती है वही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट भी लिखा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि पहले जो भी कॉस्ट की खरीदी हुई है वही वैल्यू आज भी लिखी जाएगी, या आज भी अगर हम खरीद रहे हैं तो जो हमारे पास एविडेंस है खरीदने का तो जो वैल्यू है हम वही अकाउंट में उसकी नोट करेंगे। तो कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर देते हैं तो जिस टाइम हमारे यहाँ से गुड्स डिलीवर हो रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड करा जा रहा है तो उस टाइम एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जा रहा है कि हाँ हमने ये वर्क कर दिया, तो वो उस टाइम का रेवेन्यू माना जाएगा। अगर मान लो किसी ने हमें एडवांस में पैसा दे रखा है कि आपको ये काम करना है तो उसे हम रेवेन्यू नहीं मान सकते। कब तक नहीं मान सकते? जब तक कि हम उसके लिए काम ना कर दें। तो देखो यहां पे क्लियरली लिखा है रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन, देखो यहां पे वर्ड लिखा गया है ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड।
यानी इन टोटलिटी ये यही कहना चाहता है कि अगर आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो और अगर आपके पास से गुड्स डिलीवर हो रहा है, आपने सेल कर दिया, गुड्स आपके यहाँ से चला गया या आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो ही आप कंपनी के लिए उसे रेवेन्यू मान सकते हो। अगर किसी ने आपको एडवांस में पैसा दे रखा है तो उसको आप रेवेन्यू नहीं मान सकते जब तक कि आप वो सर्विस या गुड्स डिलीवर ना कर दो, प्रोवाइड ना कर दो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही बात कहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो देखो, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग करते वक्त हमारी कुछ भी पर्सनल बियास नहीं होनी चाहिए, कुछ भी पर्सनल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सब एविडेंस होने चाहिए। यानी जो भी हम ट्रांजैक्शन बिजनेस में लिखेंगे उन सब के प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए और उसमें कुछ बायस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने विंडो ड्रेसिंग में पढ़ा था कि हमने अकाउंटिंग को चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, तो वैसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एविडेंस चीज़ें होनी चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए, जिससे कि अगर बाद में कुछ इंक्वायरी हो तो आप शो कर सको कि हाँ देखो ये है बिल इसके लिए प्रॉपर। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।